सभी को राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। लास्ट टर्न पे हमने आईओएल को डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें एंट्रीज क्या होती हैं सब कुछ बताई गई थी। ठीक है, आईओएल इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में दो टाइप के लोन थे, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, वो टॉपिक खत्म हो चुका था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। देखो, मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियोस में कि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब पार्टनरशिप फर्म ओपन होती है तो हमें ये देखना होता है कि आउटसाइडर को कितना पेमेंट करना है और इनसाइडर को कितना पेमेंट करना है। अब आउटसाइडर का मतलब हो गया जैसे हमारे कोई एम्प्लॉयज़ हैं वो, इनसाइडर का मतलब हो गया कि जो हमारे पार्टनर्स हैं वो। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हमने क्यों बनाया, जिससे हम ये देख सकें कि हमारा कौन सा खर्चा मैंडेटरी बेसिस पे हमें पेमेंट करना है और कौन सा अगर हम पे नहीं भी कर पाएंगे तो काम हमारा चल जाएगा। इसलिए हमने ये टॉपिक बनाए, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि हर साल कंपनी में प्रॉफिट ही हो, कभी नुकसान भी हो सकता है। तो हमें कितना कितना और किस किस को पेमेंट करना है, उसके लिए हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को बनाया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसका मतलब होता है कि आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, आपको पेमेंट करना ही करना है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे कि हमारे सिलेबस में दो टॉपिक हैं, एक आईओएल वाला टॉपिक है जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और एक दूसरा टॉपिक है हमारा रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। अब इसकी पूरी स्टोरी सुनते हैं, समझते हैं कि क्या मैटर है, क्यों ये क्वेश्चन रेज हुआ या ये टॉपिक रेज हुआ। हुआ क्या कि ए और बी दो पार्टनर थे। ए और बी ने सोचा कि हम चलो पार्टनरशिप का बिजनेस ओपन कर लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर थे। अब हुआ क्या कि उन्होंने कैपिटल बिजनेस में लगाई। चलो कैपिटल मिल गई बिजनेस में, तो आपको बता दूं मैं एक बात कि कैपिटल लगा लेने से काम नहीं चलता। बिजनेस करने के लिए हमें लोकेशन की जरूरत पड़ती है। लोकेशन मतलब एक ऐसा प्लेस जहां से हम बिजनेस अपना ऑपरेट करेंगे, है ना। तो बिल्डिंग में ही करेंगे, सीधी सी बात है, बिल्डिंग में ही हम अपना बिजनेस ऑपरेट करेंगे। तो ए और बी ने क्या किया, 5-5 लाख रुपए मान लीजिए बिजनेस में लगा लिए। ए और बी ने क्या किया, 5-5 लाख रुपए बिजनेस में लगा लिए। अब 5-5 लाख रुपए में तो केवल माल आ सकता है, बिल्डिंग तो नहीं आएगी। तो हुआ क्या कि ए तो था बिल्कुल गरीब, लेकिन बी था अमीर इंसान। ठीक है, दोनों ने पार्टनरशिप करी। अब उनको पार्टनरशिप करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एक बिल्डिंग की जरूरत थी। अब बिल्डिंग अगर वो खुद की खरीदेंगे तो अच्छा खासा पैसा चाहिए, कैपिटल और बढ़ानी पड़ती। अब ए तो फटेयाल था, उसके पास तो पैसा है ही नहीं, है ना। बी के पास अच्छा खासा पैसा था, लेकिन बी दे क्यों। बी क्या कहेगा कि यार मैं ज्यादा पैसा लगा रहा हूं तो उससे मुझे क्या फायदा है, तू पैसा कम लगा रहा है, मेरे पैसा ज्यादा लगाने से तुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो मैं ऐसा क्यों चाहूं। तो बी अच्छा खासा पैसे वाला था, लेकिन उसने एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया। अब बिजनेस तो करना है। अब बिजनेस करना है तो क्या होगा, तो ए ने कहा बी से कि भैया आप तो अच्छे खासे पैसे वाले हो, आपके पास तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, एक काम करो, एक बिल्डिंग आप दे दो बिजनेस को, एक बिल्डिंग आप दे दो बिजनेस को, और हम लोग पेमेंट करने से पहले, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में सबसे पहले हम आपको आपकी बिल्डिंग के बदले में रेंट देंगे। ठीक है, बिल्डिंग के बदले में रेंट दे देंगे। तो बी राजी हो गया, चलो ठीक है, लेकिन हर केस में प्रॉफिट होगा इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। तो हुआ क्या कि एक साल में नुकसान हो गया। एक साल में नुकसान हो गया तो ए अपनी बातों से मुकर गया। ए अपनी बातों से मुकर गया, उसने क्या कहा कि भैया हाँ हमने आपको रेंट देने का वादा किया था, लेकिन अभी कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो हम अभी आपको रेंट नहीं दे रहे। अब हुआ क्या, जब ए ने कहा कि हम रेंट नहीं दे रहे तो बी गुस्सा हो गया। बी ने क्या कहा, बी ने ये कहा कि भैया रेंट नहीं दे रहे, चलो एक काम करो, दुकान खाली करो, बिल्डिंग खाली करो, मुझे बिल्डिंग ही नहीं देनी है अपनी। अगर मैं किसी और को बिल्डिंग देता तो मुझे रेंट मिलता, इस बिजनेस में उस बिल्डिंग को लगा करके मुझे रेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों अपनी बिल्डिंग को फ्री फोकट में किसी को यूज करने के लिए दूं। उसने कहा निकलो। अब हुआ क्या, बी ने कहा निकलो, ए ने कहा ठीक है, ज्यादा करता क्यों है, निकल रहा हूं मैं, है ना। अब इस केस में हुआ क्या कि बिजनेस बंद हो गया, ए और बी का पार्टनरशिप का बिजनेस बंद हो गया। अब ए और बी का पार्टनरशिप का बिजनेस बंद हो गया तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर बिजनेस चलता रहता तो प्रॉफिट कमाता पार्टनर, प्रॉफिट कमाता तो गवर्नमेंट को टैक्स देता। ठीक है, अब जब बिजनेस बंद हो गया तो प्रॉफिट बंद हो गया,
प्रॉफिट बंद हो गया तो गवर्नमेंट की इनकम बंद हो गई, गवर्नमेंट को दुख होना चालू हो गया, गवर्नमेंट ने रोना चालू कर दिया, हाय मेरा नुकसान हो गया, मैं नुकसान नहीं झेल सकती, ये वो। तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि भैया अगर आपने रेंट का पेमेंट नहीं किया बिल्डिंग के ओनर को तो वो आपसे बिल्डिंग खाली करा लेगा। बिल्डिंग अगर उसने खाली करा ली तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे तो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे तो मुझे टैक्स कहाँ से मिलेगा, मुझे तो टैक्स चाहिए। तो उसने क्या किया, बेनिफिट बना दिया एक, कि एक काम करो, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो या नहीं हो, इन एनी केस किसी भी केस में आपको रेंट देना मैंडेटरी है, फिर भले ही वो बिल्डिंग पार्टनर की क्यों ना हो। तो इसलिए साफ लिखा है यहाँ पर, रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। रेंट हम लोग पार्टनर को पे कर रहे हैं, किसी आउटसाइडर को नहीं, और पार्टनर कंपनी का पहले से ही ओनर है ना। तो इसको हम लोग मैंडेटरी बेसिस पर रेंट देंगे, अगर रेंट नहीं दिया तो उसने बिल्डिंग खाली करा लेनी है। अगर उसने बिल्डिंग खाली करा ली तो हमारा बिजनेस वैसे ही बंद हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत किसको है, हम लोगों को है सबसे ज्यादा, हम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत है। क्यों, क्योंकि कंपनी बंद हो गई, प्रॉफिट नहीं हुआ तो ऑल गवर्नमेंट को भी नुकसान है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा रेंट पेड का, इसलिए उसने बना दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसने क्या बना दिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज क्या होती है मैं आपको बता दूं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। रेंट पेड और पेबल टू द पार्टनर। रेंट कंपनी के लिए क्या होता है, खर्चा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, अगर आपने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है तो पहली एंट्री होगी, अगर आपने रेंट का पेमेंट कर दिया है तो, अगर आपने रेंट पे कर दी है तो आपकी ये पहली वाली एंट्री हो जाएगी। और अगर आपने रेंट का पेमेंट नहीं किया है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट पेबल जो भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये वाली एंट्री कब होगी, जब हमने रेंट का पेमेंट कर दिया है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अगर हमने कैश में पेमेंट कर दिया तो हम कैश दिखाएंगे, और अगर हमने चेक के द्वारा पेमेंट किया है तो हम लोग बैंक दिखाएंगे। ठीक है, अब दूसरे वाली एंट्री में क्या है, दूसरी वाली एंट्री में ऐसा क्या चेंज है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट हमारा खर्चा तो है, पेमेंट नहीं किया अभी, और जब पेमेंट नहीं किया तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी बन जाती है, वो क्रेडिट में आ जाती है। मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, अगर रेंट पेड नहीं किया है तब ये वाली एंट्री होगी, इफ रेंट इज नॉट पेड, अगर रेंट हमने पे नहीं किया है तो ये वाली एंट्री होगी। और ट्रांजैक्शन नंबर 3 है हमारा, जितना भी साल के अंत में जितना भी रेंट होता है ये सारे खर्चे हैं, और इन सारे खर्चों को साल के अंत में हम लोग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब पीएनएल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल एप्रो में नहीं करेंगे, पीएनएल एप्रो में तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम, लेकिन पीएनएल अकाउंट के अंदर हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब ये रेंट कहाँ लिखा हुआ है हमने, डेबिट में, खर्चा है डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन जब इसको ट्रांसफर करते हैं ना तो इसको हम लोग क्रेडिट में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हम इसको खत्म करना चाहते हैं, और इसको हम लोग ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री हमारी ट्रांसफर एंट्री, ये एंट्री है हमारी ट्रांसफर एंट्री है। बस रेंट पेड और पेबल के यही 3 एंट्रीज होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक लिखा हुआ है सामने, रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली क्वेश्चन विजिबल होगा आपको। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है, अरुण और रमन आर पार्टनर्स विथ फिक्स कैपिटल ऑफ ₹10 लाख and 3 lakh respectively. Raman has given his property on rent to the firm on 1st April 2024. रमन जो कि दूसरे नंबर वाला पार्टनर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी 1 अप्रैल 2024 में, फर्म को यूज करने के लिए दी एट अ मंथली रेंट ऑफ 5000। उसका मंथली रेंट था 5000 रुपए पर मंथ। द फर्म पेड हिम रेंट from April 24 to February 25 by the check on 1st March 2025.
रेंट फॉर द मंथ ऑफ द मार्च वॉज येट टू बी पेड, पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। अरुण और रमन दो पार्टनर थे, 10 लाख और 3 लाख की इनकी कैपिटल थी, ठीक है। रमन जो दूसरे नंबर वाला पार्टनर है उसने अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है 1 अप्रैल 2024 में 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जिसके बदले में कंपनी ने अप्रैल से लेकर फरवरी तक का रेंट का पेमेंट कर दिया हुआ है चेक के द्वारा। 1 मार्च को पेमेंट किया है, डेट बता रहा है कि फरवरी तक का पेमेंट 1 मार्च को किया है। तो अगर मैंने 1 मार्च को पेमेंट किया है तो मैं 1 मार्च की एंट्री पास करूंगा, लेकिन पेमेंट फरवरी तक का ही शो करूंगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है रेंट फॉर द मंथ ऑफ द मार्च, कहता है अब जो 1 महीना बच गया मार्च का, फरवरी तक का तो रेंट का पेमेंट कर दिया, मार्च के जो रेंट का पेमेंट है वो अभी तक नहीं किया गया है, आप एंट्रीज पास कर दीजिए, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट डालेंगे, रेंट का पेमेंट हम कब कर रहे हैं, 1 मार्च को। रेंट का पेमेंट हम कब कर रहे हैं, 1 मार्च को पेमेंट कर रहे हैं हम, 1 मार्च 2025 में। 1 मार्च 2025 में हम लोग रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर डेट डाल दी 1 मार्च 2025, ठीक है। रेंट क्या है हमारे लिए, खर्चा, रेंट अकाउंट डेबिट टू, मैंने यहाँ पर लिखा था कैश ऑब्लिक बैंक। अगर कैश के द्वारा पेमेंट करेंगे तो कैश आएगा, चेक के द्वारा पेमेंट करेंगे तो बैंक आएगा। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया हुआ था कि चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं हम, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, साफ साफ कह रहा था 1 अप्रैल से, मतलब अप्रैल से लेकर फरवरी तक का हम पेमेंट कर रहे हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, टोटल 11 महीने हो गए। 5,000 रुपये 1 महीने का, तो 11 महीने का रेंट कितना आएगा, मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाता हूँ। 5,000 रुपये 1 महीने का, तो 11 महीने का रेंट कितना आएगा, 55,000 रुपीज़ का रेंट हो जाएगा। 55,000 रुपीज़ का रेंट हो जाएगा। पहली एंट्री ये हो जाएगी कि हमने पेमेंट कर दिया रेंट का। दूसरी एंट्री होगी 31 मार्च को, साल खत्म होते होते 1 महीने का रेंट हमें आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ये वाली एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग था, 5,000 रुपये था, तो हमने 5,000 का आउटस्टैंडिंग दिखा दिया यहाँ पर। अब तीसरी एंट्री कौन सी होगी, 31 मार्च को ही। जब भी हम लोग कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करते हैं तो वो साल के अंत में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर हम उसको ट्रांसफर करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वही 31 मार्च 2025 होने वाला है, ठीक है। रेंट यहाँ पर भी हमारा खर्चा है, रेंट यहाँ पर भी हमारा खर्चा है। हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल कितना रेंट हो गया, तो रेंट देखें 55,000 का यहाँ हो गया, 5,000 का यहाँ हो गया, टोटल कितना हो गया, 60,000 का रेंट हो गया। हमें 60,000 के रेंट को ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में। हमने इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर क्यों किया, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता तो हम इसको P&L एप्रो में ट्रांसफर करते, अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता तो। क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम उसको P&L में ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि रेंट हमारा खर्चा है, डेबिट में हमने लिखा है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग उसको क्रेडिट में शिफ्ट करते हैं, उल्टा कर देते हैं। रेंट हमारा क्रेडिट में चला गया और P&L हमारा डेबिट में चला गया। अब इसमें दिक्कत है, अमाउंट कौन सा आएगा, तो भैया रेंट यहाँ पर 55,000 का था, रेंट यहाँ पर 5,000 का था, और मैं यहाँ पर रेंट को क्रेडिट में डाल रहा हूँ, तो मैं टोटल अमाउंट से डालूंगा। 55,000 ये हो गया, 5,000 ये हो गया, टोटल में 60,000 रुपीज़ से 60,000 रुपीज़ से इस एंट्री को पास करूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन सिलेबस में था तो मैंने करवा दिया। पेपर में बहुत रेयर केस में आता है, हाँ डायरेक्टली केवल रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, जिसके अंदर एक पॉइंट रेंट से रिलेटेड जरूर होता है। हमें बस ये जानना है कि रेंट अगर पार्टनर को पे करना है बिल्डिंग के बदले में या उसकी किसी प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और ये P&L अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, P&L अकाउंट में। और अगर आप P&L एप्रो बना रहे हो तो इस रेंट का अमाउंट हम पहले से ही P&L एप्रो में प्रॉफिट को डालने से पहले ही उसको माइनस कर देंगे। या तो P&L अकाउंट में आप इसको शो कर लो,
या फिर P&L एप्रो के क्रेडिट में हम डाल करके इसको खत्म करेंगे। इसको समझने के लिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन का टॉपिक समझना पड़ेगा। बहरहाल अभी के लिए ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। एक ही क्वेश्चन था इसका बुक में, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो मैं बाद में कभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पूरी वीडियो बनाऊंगा, वो डाल दूंगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। अभी मेरे पास एक ही क्वेश्चन था तो मैंने इसको करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये आपका रेंट वाला टॉपिक यहाँ पर खत्म हो चुका है। इतना ही था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं P&L एप्रो की। अगर आपको याद होगा पार्ट नंबर 2 में, जो मैंने सेकंड वाली वीडियो भेजी थी पार्ट नंबर 2 की, उसमें मैंने थोड़ा सा P&L एप्रोप्रिएशन समझाया था और बोला था कि आगे इसका डीप में टॉपिक सिखाया जाएगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। अब बात करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, जो हमारे सिलेबस में है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल ऑलमोस्ट 90 to 95% केसेस में P&L एप्रो से रिलेटेड एक क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आता ही आता है। अब पहले ये समझ लेते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि इनसाइडर और आउटसाइडर को दो टाइप से हमें पेमेंट करना होता है। पेमेंट हमें कैसे करना होता है? जो हमारे पेमेंट्स हैं वो हम पेमेंट दो टाइप से करते हैं। पेमेंट के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं टू टाइप्स के पेमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। एक पेमेंट होता है जो हम इनसाइडर को करते हैं और दूसरा पेमेंट होता है जो हम आउटसाइडर को करते हैं। एक पेमेंट होता है जो हम इनसाइडर को करते हैं और एक पेमेंट होता है जो आउटसाइडर को करते हैं। इनसाइडर को पेमेंट करेंगे तो हम किसको पेमेंट करेंगे? पार्टनर्स को। इनसाइडर को पेमेंट करेंगे तो किसको पेमेंट करेंगे? पार्टनर्स को। आउटसाइडर को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं। क्रेडिटर सप्लायर हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें आती है हमारी। एम्प्लॉइज हो गए, उनको सैलरी का पेमेंट कर सकते हैं, या फिर हमने किसी से कोई सर्विसेज लिए हैं, कोई कन्वेंस का खर्चा है, तो वो सब आउटसाइडर का पेमेंट होता है हमारा, ठीक है। अब दिक्कत सबसे बड़ी बात पता है कहाँ है? इनसाइडर के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत है इनसाइडर के साथ में। जो आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। क्या माना जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है और जो इनसाइडर को पेमेंट करते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, ठीक है। अब जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है तो इसका एप्रोप्रिएशन करने के लिए जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हम लोग इनसाइडर को, पार्टनर को पेमेंट करते हैं उसके लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अंदर जितने भी पेमेंट होते हैं ना ऑलमोस्ट सारे पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब इसका मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं। इसका फॉर्मेट क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत आसान है इसको बनाना क्योंकि इसका फॉर्मेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे पहले वही पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। 4 कॉलम बनते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आपको बताया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L अकाउंट का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L अकाउंट का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। मतलब P&L में भी हम लोग खर्चे दिखाते हैं, P&L एप्रो में भी खर्चे दिखाते हैं। P&L में आउटसाइडर के खर्चे, P&L एप्रो में इनसाइडर के खर्चे हम लोग शो करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसके अंदर प्रॉफिट तो आना चाहिए। अब ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा? याद करो 11th में जो P&L अकाउंट आपने सीखा था, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आता था NP, नेट प्रॉफिट। जो डेबिट साइड में आता था तो हम उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। अगर आपको याद हो तो ट्रेडिंग का जो जीपी आता था, ट्रेडिंग अकाउंट का जो जीपी आता था ग्रॉस प्रॉफिट, वो डेबिट साइड में आता था और हम उसको P&L की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते थे क्रॉस पोस्ट कर करके। सिमिलरली जो हमारा प्रॉफिट है वो P&L अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड कर करके
P&L अप्रो में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो जो NP है नेट प्रॉफिट, वो P&L के डेबिट साइड से हम लोग उठाएंगे और P&L अप्रो के क्रेडिट साइड में डाल देंगे क्रॉस पोस्ट करते हुए। P&L अकाउंट के डेबिट से उठाएंगे और P&L अप्रो के क्रेडिट साइड में फेंक देंगे। किस नाम से फेंकेंगे? बाई P&L अकाउंट, क्योंकि वो अमाउंट P&L अकाउंट से आ रहा है और वो था क्या? NP नेट प्रॉफिट था। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कंपनी में प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हमारा P&L अकाउंट के डेबिट में आता है तो P&L अप्रो के क्रेडिट में आएगा। ठीक है, अगर लॉस हमारा P&L अकाउंट के क्रेडिट में आता है, जो लॉस है हमारा नेट लॉस, वो P&L अकाउंट के क्रेडिट में आता है, तो P&L अप्रो के वो डेबिट साइड में आ जाएगा क्रॉस पोस्ट होता हुआ। तो लिखेंगे एक ही नाम से। प्रॉफिट अगर है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे P&L अकाउंट बाई P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो लॉस को हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे टू P&L अकाउंट नेट लॉस NL। दोनों में से कोई भी एक ट्रांजेक्शन आएगा। दोनों आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि कंपनी में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता एक कंपनी में प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है, तो दोनों आ ही नहीं सकते। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो ये लिखेंगे, लॉस होगा तो ये लिखेंगे। नाम सेम यूज करेंगे, यहाँ पर भी P&L, यहाँ पर भी P&L, बस यहाँ पर ब्रैकेट में शो करेंगे कि हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया था, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में शो करेंगे कि नेट लॉस ट्रांसफर किया था। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। इसके बाद हम लोग पार्टनर्स को क्या क्या पेमेंट करते हैं वो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे टू IOC। सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉइंट है ये। IOC का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। IOC का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू IOC। अब मान के चलते हैं कि कंपनी में दो पार्टनर थे A और B, तो A को कितना दिया, B को कितना दिया, उन दोनों का अमाउंट यहाँ लिखने के बाद इसको ठीक इसके सामने आउटर कॉलम में लिख देंगे। इन दोनों का अमाउंट यहाँ लिखने के बाद इनका टोटल लगाएंगे। टोटल लगाने के बाद ठीक बाहर इधर लिख देंगे। ठीक है, A और B का IOC आ जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दी गई। पार्टनर्स ने कहा, A और B दो पार्टनर थे, A ने कहा भैया मैं सारे दिन मेहनत करता हूँ, पसीना गर्मी में, इतनी गर्मी में सारा पसीना मैं ही बहा रहा हूँ और प्रॉफिट सबको मिल रहा है, तो एक काम करो, मुझको मेरे काम के बदले में सैलरी भी दे दो। पार्टनर्स राजी थे, पार्टनरशिप डीड भी थी, तो ये डिसाइड हुआ कि ठीक है A को हम लोग सैलरी दे देंगे। तो अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है वो भी कंपनी का खर्चा है, क्योंकि पार्टनर को दे रहे हैं, प्रॉफिट होगा तभी देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? ए सैलरी अकाउंट। अगर मान के चलिए A को हमें सैलरी देनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस सैलरी अकाउंट। अब B खड़ा हो गया, भाई साहब सेल तो सबसे ज्यादा मैं करके देता हूं। ए भले ही सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहा है, उसके बदले में आपने उसको सैलरी दे दी, लेकिन सेल तो सबसे ज्यादा मैं करके देता हूं। अब मैं सेल सबसे ज्यादा करके देता हूं, देखो जी ए ने भी पैसा लगाया बिजनेस में, मैंने भी पैसा लगाया, लेकिन सेल में सबसे ज्यादा करके देता हूं भैया, उसके बदले में आपको कमीशन देनी पड़ेगी। मैं अपना पूरा एफर्ट लगाता हूं कस्टमर को माल चुपकाने में, अच्छा हो चाहे गंदा हो, मेरा तो काम है माल चुपकाना, मतलब कस्टमर को पागल बनाना। मैं सबसे ज्यादा पागल बनाना जानता हूं कस्टमर को, तो मुझे उस पागल बनाने के चक्कर में कमीशन दे दो। मतलब जितनी ज्यादा मैं सेल करूंगा उतनी आप मुझे कमीशन दे दो। जरूरी नहीं है सेल के ऊपर कमीशन, किसी भी चीज के ऊपर कमीशन दी जा सकती है, प्रॉफिट के ऊपर भी कमीशन दी जा सकती है। ठीक है, तो उस केस में बी ने क्या कहा, भैया मुझे तो कमीशन चाहिए क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा सेल करवाई है। ठीक है, अगर बी को कमीशन देना है तो 2 कमीशन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। मतलब जो जो खर्चा हम लोग पार्टनर्स को देंगे वो सारा का सारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। कौन कौन से खर्चे आते हैं मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। IOC का खर्चा आता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, दे दी। पार्टनर को उनके काम करने के बदले में सैलरी देनी है, दे दी हमने। और मान के चल रहे हैं कि हम A को सैलरी दे रहे हैं, तो 2A सैलरी अकाउंट लिख लिया हमने। अगर हम B को कमीशन दे रहे हैं तो हमने 2B कमीशन अकाउंट लिख लिया। ठीक है, अब ये तो पार्टनर्स को देने की बात हो गई कि पार्टनर्स ने इतनी मेहनत करी, पैसा लगाया तो IOC दे दी, काम किया तो सैलरी दे दी, सेल निकाल के दी तो कमीशन दे दिया। अब कभी कभार क्या होता है पार्टनर, कभी कभार क्या होता है जो पार्टनर है हमारे
वो पार्टनर क्या करते हैं, बिजनेस में से पैसा निकाल लेते हैं। अब जो पार्टनर हमारा बिजनेस में से पैसा निकालेंगे तो उसको ड्राइंग कहते हैं। अब कंपनी ने क्या कहा कि मैंने आपका पैसा यूज किया। आपका पैसा कौन सा, कैपिटल वाला पैसा जो आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस करने के लिए। मैंने आपका पैसा यूज किया, कैपिटल यूज करी, तो आपने आईओसी मुझसे छीन लिया, मतलब मुझे आपको आईओसी देना पड़ गया। अब आपने मेरा पैसा यूज किया है ड्राइंग के नाम पे, लाओ जी लाओ, मेरी ड्राइंग के नाम पर मुझे उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट दे दो। कंपनी ये सारी चीजें अलाउ कर रही थी, खर्चा था, आपको पता है खर्चे सारे डेबिट में आते हैं, तो डेबिट में डाल दिए। कंपनी के लिए आईओडी क्या है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट सारे कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड में, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई आईओडी। अब मान के चलिए ए के ऊपर आईओडी कुछ निकली, बी के ऊपर आईओडी कुछ निकली, तो इन दोनों का अमाउंट यहाँ लिखेंगे। टोटल करने के बाद ठीक इसके सामने यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने कहा कि हम जितना भी प्रॉफिट बचा है सारा पार्टनर्स को नहीं बांट रहे, हम कुछ प्रॉफिट बचा लेते हैं फ्यूचर के लिए, कि अगर हमें फ्यूचर में किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो पार्टनर्स के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, क्यों ना हम अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड करके रख लें। तो जब वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड करके रख लेते हैं तो उसको कहते हैं रिजर्व्स। मतलब इन शॉर्ट कहने वाली बात यह है कि कंपनी ने कहा कि मुझे रिजर्व्स में भी कुछ पैसा डाल के साइड करके रखना है। अब ऐसी बात है, अगर प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा साइड करके रखोगे रिजर्व्स में तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाता है तो हम उसको डेबिट में डालते हैं, तो यहां पर आ जाएगा टू रिजर्व्स अकाउंट। क्या आ जाएगा, टू रिजर्व्स अकाउंट। क्या आ जाएगा, टू रिजर्व्स अकाउंट। यहां हमने रिजर्व्स डाल दिए सारे के सारे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखिए जरा, अब हमने लगाई टोटलिंग। क्या लगाई, टोटलिंग। अब हमने लगाई टोटलिंग। हमें ये देखना है कि कौन सा टोटल ज्यादा है। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, ठीक है, तो जो अमाउंट होगा क्रेडिट का टोटल जो भी होगा वो हम यहां पर और यहां पर दोनों साइड पे लिखेंगे। फिर इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस कर देंगे, फिर जो निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, 20 कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। ठीक है, दोनों का अमाउंट यहां आ जाएगा और इन दोनों का टोटल यहां आ जाएगा। एक बार दोबारा से बताता हूं, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट का जितना भी अमाउंट होगा वो यहां पर और यहां पर लिखा जाएगा। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको यहां लिखेंगे। इस अमाउंट को हम लोग जितने भी पार्टनर हैं, ए या बी या सी, ए और बी दो पार्टनर हैं तो ए और बी में बांटेंगे, ए बी सी तीन पार्टनर हैं तो तीनों में बांटेंगे। ये जो अमाउंट है इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, जो पीएसआर था उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें बांट देंगे। बस यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट के टोटल से, तो डेबिट का टोटल यहां पर और यहां पर आएगा और डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट बचेगा उसको यहां पर शो करेंगे बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, 20 कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। ठीक है, अब इसके टोटल में से जब हमने ये वाला टोटल माइनस किया तो जो अमाउंट बचेगा वो इधर लिखेंगे, फिर इस वाले अमाउंट को इनके पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके इधर उधर शिफ्ट कर देंगे। अब मैंने इसमें ना दो चीजें लिखी हैं, एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, 20 कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, 20 कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। मतलब मैं कैपिटल भी लिख रहा हूं करेंट भी लिख रहा हूं, ऐसा क्यों? कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के ना दो तरीके होते हैं, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं, वो आगे किसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी शॉर्ट में बता देता हूं। एक फिक्स मेथड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट के जो मेथड्स होते हैं,
कैपिटल अकाउंट के जो मेथड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड मेथड, एक होता है फिक्स्ड मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड। कैपिटल अकाउंट के दो मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग कैपिटल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कैपिटल। और अगर हम लोग फिक्स्ड मेथड यूज करते हैं तो फिर हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? करंट अकाउंट। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, ए इज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, बी इज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो हम यूज करेंगे ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं हम। और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो हम लोग करंट अकाउंट यूज करते हैं, लाइक ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट। फिक्स्ड मेथड में ए इज और बी इज करंट अकाउंट यूज करते हैं, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। ये पूरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का आपका फॉर्मेट है। इसकी एंट्रीज भी आती हैं, ठीक है। इसकी एंट्रीज कैसे करते हैं हम वो बताता हूं। बहुत शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, बहुत आसानी से एंट्री समझ में आ जाएंगी। दो तरीके हैं, ईमानदारी और बेईमानी। ईमानदारी से सिखाऊंगा तो रूल्स बताऊंगा कि किस रूल के तहत कौन सी एंट्री पास होती है। बेईमानी से सिखाऊंगा तो लेजर से जनरल बनाना भी आना चाहिए आपको, 11th में सिखाया गया होगा, ठीक है। लेजर से जनरल कैसे बनाते हैं तो मैं इस लेजर की हेल्प से भी जनरल एंट्री पास कर सकता हूं। लेकिन इन शॉर्ट कहने वाली बात यह है कि आपको पेपर में लेजर मिलेगा नहीं, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बना हुआ नहीं मिलेगा, है ना। तो जब आपके पास बना हुआ नहीं मिलेगा तो आप बेईमानी तो नहीं कर पाओगे। तो आपको ईमानदारी वाला तरीका सिखाता हूं कि रूल क्या कहता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मॉडर्न अकाउंटिंग रूल, जिसमें 5 अकाउंट हुआ करते थे। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ये अकाउंट के रूल याद हैं तो आप सारे ट्रांजेक्शन आसानी से कर लेंगे। 11 का टॉपिक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं यहां पर। मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमारे अकाउंटिंग के रूल थे वो थे हमारे 5 टाइप के। कितने टाइप के थे? 5 टाइप के। पहला था हमारा असेट्स, दूसरा था हमारा लायबिलिटीज, ये आपने पढ़ा होगा 11th में, ठीक है। तीसरा कैपिटल, चौथा एक्सपेंसेस और पांचवा रेवेन्यू। इसमें रूल्स क्या आते हैं मैं आपको बता दूं। अगर असेट इंक्रीज हो रही है, मैं प्लस में शो कर रहा हूं, प्लस का मतलब होता है इंक्रीज होना। अगर असेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में जाएगी और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में जाएगी, ठीक है। यही रूल एक्सपेंसेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं तो डेबिट में जाएंगे और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट में जाएंगे। और इन तीनों का रूल, इसका, इसका और इसका रूल एक जैसा चलता है। इसका उल्टा कर दो बस, अगर इसमें इंक्रीज डेबिट में जा रहा है तो इसका इंक्रीज क्रेडिट में जाएगा और इसका डिक्रीज डेबिट में जाएगा। और यही रूल इन दोनों के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। अगर कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट में जाएगी और डिक्रीज हुई तो डेबिट में जाएगी। रेवेन्यू अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट में जाएगा और डिक्रीज हुआ तो डेबिट में जाएगा। ये रूल आपको याद होने चाहिए। इन रूल्स के बिहाफ पर ही मैं आपको एंट्रीज बताता हूँ, ठीक है। और एक हमारा ट्रेडिशनल रूल था जिसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 अकाउंट आते थे, ठीक है। वो भी रूल है एक। मैं आपको एंट्री बताता हूँ, इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। अब जितने यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखे हम उन सबकी एंट्री पास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, उस नंबरिंग के हिसाब से हम लोग एंट्री पास करेंगे जिससे समझने में आसानी हो। सबसे पहले हमने या तो प्रॉफिट या तो लॉस को ट्रांसफर किया था, तो हम इसको डाल देते हैं नंबर 1, इसको डाल देते हैं नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने आईओसी का ट्रांजेक्शन किया था, इसको डाल दिया हमने नंबर 2। इसके बाद हमने सैलरी दी थी, इसके बाद हमने सैलरी दी थी, इसको डाल दिया हमने नंबर 3। इसके बाद हमने कमीशन दिया था, इसको डाल दिया नंबर 4। कमीशन के बाद हमने आईओडी चार्ज करी थी, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 5।
ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। इसके बाद कुछ पैसा बच गया तो हमने उसको रिजर्व्स में ट्रांसफर किया था, ये हो गया पॉइंट नंबर 6। ठीक है, और इसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस बचा उसकी हमने एंट्री पास करी, तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 7 और ये आ जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 7। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस की एंट्री पास करेंगे, फिर आईओसी की करेंगे, फिर सैलरी की पास करेंगे, फिर कमीशन, फिर आईओडी, उसके बाद रिजर्व्स की एंट्री पास करेंगे और उसके बाद अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस की एंट्री पास कर देंगे हम। टोटल मैंने 7 पॉइंट्स बनाए हैं, इन 7 पॉइंट्स की एंट्री पास करनी है हमें। ठीक है, कैसे एंट्री पास होगी वो देखते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। पहली वाली एंट्री देखिए, मैंने इसको साइड में नहीं हटाया है जिससे आपको बता सकूं कि नंबर 1 जो हमने मार्किंग किया है वो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की या लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री है, जो हम पी एंड एल से पी एंड एल एप्रो में ट्रांसफर करते हैं। तो पहली एंट्री वो है। तो यहां पर क्या लिखा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं पी एंड एल से पी एंड एल एप्रो में। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, मैं रूल बताता हूं आपको। प्रॉफिट हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में। पी एंड एल अकाउंट से अगर हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल एप्रो में, तो हम कर क्या रहे हैं, पी एंड एल से प्रॉफिट छीन रहे हैं और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट दे रहे हैं। पी एंड एल से तो प्रॉफिट छीन रहे हैं और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट दे रहे हैं। तो अगर पी एंड एल से प्रॉफिट छीनेंगे तो प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है क्रेडिट में, खत्म करने के लिए कहां डालूं, डेबिट में। तो ये पी एंड एल अकाउंट डेबिट में चला जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, और ये पैसा मिल किसको रहा है, पी एंड एल एप्रो को। तो पी एंड एल एप्रो के पास प्रॉफिट जा रहा है तो वो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म लिख रखी है। ठीक है, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रो, ये एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की फ्रॉम पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रो, है ना। ये पहला वाला पार्ट है इसका। देखो मैंने नंबरिंग करी थी यहाँ पर 1 और 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1A और ये हो जाएगा हमारा 1B। प्रॉफिट की एंट्री 1A में कर दी। अब लॉस की एंट्री पास करता हूं 1B में। लॉस प्रॉफिट से उल्टा चलता है। अगर हमारी प्रॉफिट की एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रो है तो लॉस की एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी हमारी। रिवर्स एंट्री, मैं एंट्री लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं रिवर्स एंट्री। बता देता हूं होगी क्या, इसकी उल्टी कर देंगे हम, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी एंट्री 1 की बी वाला पार्ट। अब बात करते हैं आईओसी की, पॉइंट नंबर 2 आईओसी। अब आईओसी की एंट्री क्या पास होगी वो देखते हैं जरा, पॉइंट नंबर 2। अब आईओसी की एंट्री क्या पास होगी वो देखते हैं। आईओसी कंपनी के लिए क्या है, खर्चा, सारे खर्चे कहाँ आते हैं, डेबिट में, तो आईओसी अकाउंट डेबिट। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है, अगर आईओसी हम पार्टनर को अलाउ कर रहे हैं, कंपनी के लिए खर्चा है, लेकिन ये पैसा मिलेगा किसको, पार्टनर्स को, तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। और अगर उनकी कैपिटल बढ़ेगी तो जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट में जाती है। मैं दिखाता हूं आपको, देखो ये क्या लिखा है, कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। ठीक है, कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। तो आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मान के चलते हैं ए और बी दो पार्टनर्स थे, तो ए और बी की कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यहां लिखेंगे ए इज कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, बी इज कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। अब मैंने यहां पर कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट को लिखा, निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अगर यहां लिखा था, मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर कैपिटल अकाउंट के जो मेथड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। अगर फिक्स्ड मेथड अपनाया गया है तो हम करेंट अकाउंट यूज करते हैं, और फ्लैक्चुएटिंग मेथड अगर यूज किया गया है तो हम कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं। वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है,
नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जा रहा है, तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड मानते हुए कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बैक टू पवेलियन। पॉइंट नंबर 2 की 2 एंट्रियां होती हैं। पहले तो आपने आईओसी अलाउ किया, पार्टनर्स को दे दिया। अब दूसरी एंट्री क्या होगी मैं आपको बता दूं, ये दूसरे की ए एंट्री है, पहली वाली आईओसी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, बीस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। अब क्या करेंगे, हम इसको साल के अंत में ट्रांसफर करते हैं। भैया पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया हमने? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ही इसीलिए था कि हम पार्टनर्स को जितना जितना पेमेंट दे रहे हैं उन सबको खर्चे को इकट्ठा कर करके ये देख सकें कि फाइनली प्रॉफिट कितना बचा, जिससे हम उसको प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट सकें। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर। ये आईओसी अलाउ करने की एंट्री थी, ये आईओसी अलाउ करने की एंट्री थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम आईओसी को ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, आईओसी को ट्रांसफर करेंगे। अब ट्रांसफर एंट्री क्या होगी, ये बी वाली एंट्री है। ये तो इनकी कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, इसका तो कुछ नहीं करेंगे। ये एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस को एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। आईओसी डेबिट में है, खत्म करने के लिए क्रेडिट में डाल देंगे। डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब भी पार्टनर को कोई भी पेमेंट करते हैं तो वो एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट होता है, वो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। 2 एंट्रियां हो गई। अगर हम चाहें तो इसकी कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं। अब मैंने जो पी&एल अकाउंट में एंट्री शो करी है ना, वो बताता हूं मैंने कौन सी वाली एंट्री को शो किया है। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने आईओसी। क्या लिखा है मैंने, आईओसी। अब मैं आपको बताता हूं मैंने जो आईओसी यहाँ पर लिखा है वो किस एंट्री की वजह से लिखा है। देखना जरा ध्यान से, ये क्या है, पी&एल एप्रोप्रिएशन डेबिट में, तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। क्या लिखूंगा, उल्टा करके। जनरल से लेजर पोस्ट करने का जो रूल होता है वो यही होता है। पी&एल अकाउंट, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मुझे आईओसी डालना है। पी&एल एप्रोप्रिएशन कहाँ लिखा है, डेबिट में, तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा, उल्टा करके लिखूंगा आईओसी के नाम से। तो देखो मैंने आईओसी के नाम से लिखा है, मैंने ये वाली एंट्री पोस्ट करी है। मैंने ये वाली एंट्री यहाँ पर पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट की हुई है। ठीक है, ये वाली एंट्री, और ये वाली एंट्री से मैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इस पैसे को डाल दूंगा। पार्टनर्स की कैपिटल भी बढ़ती है और आईओसी कंपनी का खर्चा भी है, तो खर्चे के लिए पी&एल एप्रो में डालना जरूरी है। डाल दिया इस वाली एंट्री की हेल्प से, और पार्टनर्स की कैपिटल भी बढ़ेगी, तो वो इस वाली एंट्री से। अगर हम चाहें तो उसको कंबाइंड भी कर सकते हैं। फिर इन दोनों की जो कंबाइंड एंट्री आएगी उस हिसाब से हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। मैं आपको कंबाइंड एंट्री दिखाता हूँ, इसकी कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री क्या होगी, बहुत शॉर्ट है। देखें, आईओसी क्रेडिट में है, आईओसी डेबिट में है। डेबिट और क्रेडिट का आईओसी कट जाएगा, इसका डेबिट रह जाएगा और ये क्रेडिट रह जाएंगे। तो एंट्री बनेगी हमारी, क्या बनेगी देखना जरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट टू बीस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बन जाएगी। अगर मैं ये वाली एंट्री बना रहा हूँ ना, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन कहाँ है, डेबिट में, तो मैं यहाँ पर पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगा। क्या लिखूंगा, उल्टा करके लिखूंगा, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो मैं यहाँ पर आईओसी ना लिख करके यहाँ लिखूंगा टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ब्रैकेट में शो कर दूंगा कि आईओसी की वजह से मैंने ये ट्रांजेक्शन किया था। तो आप अगर कंबाइंड एंट्री पास करते हैं तब भी आपका गलत नहीं होगा, सेपरेट एंट्री पास करते हैं तब भी गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं 2 एंट्री पास करता हूं और इस वाली एंट्री के बिहाफ पर मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग करता हूं। अगर आप चाहें तो ये वाली एंट्री कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। उस हिसाब से फिर यहाँ पर आईओसी की जगह पर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल आ जाएगा। अपनी मेमोरी के लिए हम लोग उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि हमने आईओसी का पेमेंट यहाँ पर कैपिटल के नाम से शो किया है। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट नंबर 2 की एंट्री हो गई, ऐसे ही 3 और 4 की एंट्री हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले रखा है ए का, तो मैं केवल ए की एंट्री पास करूंगा। यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है बी का, तो बी की एंट्री पास करूंगा। देखते हैं क्या एंट्री होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या एंट्री होगी। अब आता हूं टॉपिक पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 किसका था, देखो पॉइंट नंबर 3 था ए को सैलरी दे रहे हैं हम, ए को सैलरी दे रहे हैं पॉइंट नंबर 3 में, उसकी एंट्री हमें पास करनी है। देखना
क्या एंट्री होगी? जैसे आईओसी, कंपनी के लिए क्या था? खर्चा, कहाँ डाल दिया? डेबिट में। वैसे ही सैलरी कंपनी के लिए क्या है? खर्चा, कहाँ डालेंगे? डेबिट में। तो पहली एंट्री क्या होगी इसकी? एज सैलरी अकाउंट डेबिट, एज सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। भैया एंट्री सारी सेम होती हैं, बस नाम चेंज करना है। सेम एंट्री है, देखो, आईओसी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट टू बी कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, क्योंकि आईओसी दोनों पार्टनर को देते हैं तो दोनों पार्टनर का नाम लिख रखा है मैंने। सैलरी हम केवल ए को दे रहे हैं, सैलरी किसको दे रहे हैं हम? केवल ए को, तो ए की कैपिटल में डालेंगे हम, बी की कैपिटल में नहीं डालेंगे। तो बस नाम चेंज कर दो, आईओसी खर्चा था तो आईओसी डाल दिया, अब ए की सैलरी खर्चा है तो ए की सैलरी डेबिट में आ जाएगी, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी? ये ए सैलरी कंपनी के लिए क्या है? खर्चा, खत्म करने के लिए क्रेडिट में डालेंगे, तो ये तो आ जाएगा क्रेडिट में टू एस सैलरी अकाउंट। अब डेबिट में क्या जाएगा? क्योंकि ये पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, वही सेम एंट्री है, ये रही पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। ये कहाँ है? डेबिट में है ना, खत्म करने के लिए क्रेडिट में डाला और पी&एल एप्रो में ट्रांसफर कर दिया। सेम पी&एल एप्रो में ट्रांसफर कर दिया, ये कहाँ था? डेबिट में, इसको क्रेडिट में डाल दिया, बस नाम चेंज है, एंट्री का पैटर्न सेम है। इसकी कंबाइन एंट्री चाहे तो वो भी हो सकती है। ठीक है, कंबाइन एंट्री क्या होगी वो दिखाता हूं मैं आपको, है ना। इसकी कंबाइन एंट्री दिखाता हूं, देखिए कंबाइंड एंट्री कैसे होगी? कंबाइंड एंट्री देखते हैं, देखिएगा जरा। ए की सैलरी कहाँ है? डेबिट में। ए की सैलरी कहाँ है? क्रेडिट में। इसका डेबिट और इसका क्रेडिट तो कट गया, ये डेबिट बच जाएगा और ये क्रेडिट बच जाएगा, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। देखते हैं क्या एंट्री होगी, देखते हैं। कंबाइंड एंट्री, कंबाइंड एंट्री क्या होगी हमारी? कंबाइंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी हमारी कंबाइंड एंट्री। अब इस एंट्री के तहत अगर हम देखें तो पी&एल एप्रो कहाँ है? डेबिट में, तो डेबिट में डालूंगा, किस नाम से डालूंगा? एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट के नाम से डालूंगा। ब्रैकेट में शो कर सकता हूँ कि ए को सैलरी दे रहा था, इस वजह से मैंने ये एस कैपिटल डाला है। ठीक है, अन्यथा मैं आपको बता दूं, मैं ये वाली एंट्री पास करता हूँ, ये वाली सेकंड वाली। ठीक है, इस वाली एंट्री के बेहाफ पर मैंने यहाँ पर पी&एल एप्रो में डाल रखा है। पी&एल एप्रो कहाँ है? डेबिट में, तो डेबिट में डालेंगे, किस नाम से डालेंगे? उल्टा करके, ए सैलरी लिखा है ना उल्टे में क्रेडिट साइड में, तो ए सैलरी के नाम से मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मतलब मैंने ये वाली एंट्री को यहाँ पर पोस्ट कर रखा है। अब देखो एंट्री नंबर 2 हो गई आईओसी की, सैलरी भी हो गई हमारी। सिमिलरली कमीशन की एंट्री भी ऐसे ही होती है, थोड़ा सा जल्दी से खींचूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। फोर्थ का ए वाला पार्ट, सेम एंट्रीज होती हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। क्या एंट्री होगी अगर बी को कमीशन दे रहे हैं हम? तो देखो फोर्थ नंबर लिखा है ना यहाँ पर, बी को कमीशन दे रहे हैं, खर्चा है, 20 कमीशन अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे डेबिट में आते हैं, 20 कमीशन अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, ये हो गई पहली एंट्री। सिमिलरली दूसरी एंट्री भी होगी, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी की कमीशन को ट्रांसफर कर देंगे, खत्म करेंगे तो बी की कमीशन क्रेडिट में आ जाएगी। सिमिलरली कंबाइंड एंट्रीज की भी हो जाती है, क्या होगी कंबाइंड एंट्री? बी का कमीशन डेबिट में है, बी का कमीशन क्रेडिट में है, इसका डेबिट और इसका क्रेडिट कट जाएगा, इसका डेबिट बच जाएगा पी&एल एप्रो टू बीस कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, तो कंबाइंड एंट्री बन जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। टॉपिक नंबर 4 भी हो गया। अब टॉपिक नंबर 5 की बात करते हैं, आईओडी की। टॉपिक नंबर 5 आईओडी। ठीक है, अब आईओडी की एंट्री पास करते हैं, देखिएगा जरा आईओडी की एंट्री क्या होगी। इसमें भी 2 एंट्री होती हैं। आईओडी कंपनी के लिए फायदा है, इनकम
क्रेडिट में जाती है, तो आईओडी को तो क्रेडिट में डाल दिया। अब इस आईओडी का पैसा हम लोग पार्टनर से छीनते हैं, तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाती है, कम। देखो पार्टनर की कैपिटल अगर कम होगी तो कहाँ जाएगी, डेबिट में। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टू एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू आईओडी। ये एंट्री हो जाएगी हमारी पहली, पांचवी की पहली। दूसरी एंट्री क्या होगी, आईओडी क्या है, कंपनी के लिए फायदा। आईओडी क्या है, कंपनी के लिए फायदा, तो इसको खत्म करने के लिए कहां डालेंगे, डेबिट में। तो आईओडी अकाउंट डेबिट, आईओडी अकाउंट डेबिट टू, आईओडी अकाउंट डेबिट टू जाएगा कहां, पीएनएल एप्रो में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दो एंट्री हो जाएंगी हमारी। इसकी भी कंबाइंड एंट्री हो जाती है। कंबाइंड एंट्री क्या होगी इसकी, वो भी देख लेते हैं हम। देखें आईओडी कहाँ है, डेबिट में, आईओडी कहाँ है, क्रेडिट में। तो इसका डेबिट और इसका क्रेडिट तो कट गया, ये इसके डेबिट रह जाएंगे और इसका क्रेडिट रह जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी हमारी एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारी कंबाइंड एंट्री हो गई। ठीक है, ये टॉपिक नंबर 5 की कंबाइंड एंट्री हो गई। दो एंट्रियां होती हैं, सेपरेट सेपरेट कर लें या कंबाइंड कर लें। मैंने ये वाली एंट्री को पोस्ट किया हुआ है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। पीएनएल एप्रो कहाँ है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में लिखा है मैंने, क्रेडिट साइड में लिखा है, उल्टा करके लिखा है। देखो पीएनएल एप्रो कहाँ है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। उल्टे में क्या लिखा है, आईओडी, तो देखो मैंने आईओडी के नाम से लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, आईओडी के नाम से लिख रखा है, ए की कितनी, बी की कितनी, सेपरेट सेपरेट शो कर दिया। ये हमारे हो गए पांचवें वाले टॉपिक की एंट्री। अब बात करते हैं छठे वाले टॉपिक की एंट्री, रिजर्व्स की एंट्री क्या होगी। अब बात करते हैं हम लोग रिजर्व्स की एंट्री क्या होगी, वो देखते हैं हम लोग। रिजर्व्स क्या है, प्रॉफिट का हिस्सा। हम लोग कर क्या रहे हैं, पीएनएल एप्रो से प्रॉफिट छीन रहे हैं और रिजर्व्स में डाल रहे हैं। पीएनएल एप्रो से प्रॉफिट छीन रहे हैं और रिजर्व्स में डाल रहे हैं। तो पीएनएल एप्रो से अगर हम लोग प्रॉफिट छीनेंगे, प्रॉफिट छीनते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है, डेबिट में जाता है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। जब भी हम लोग रिजर्व्स क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉफिट का हिस्सा जाता है, प्रॉफिट का हिस्सा जाता है, तो प्रॉफिट हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। रिजर्व्स और प्रोविजंस सब क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। पैसा हमने पीएनएल एप्रो से छीना था, तो पीएनएल एप्रो को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए डेबिट में डालेंगे। ये हो जाती है आपकी छठी वाली एंट्री, रिजर्व्स की एंट्री। और लास्ट एंट्री हमारी सातवीं वाली, प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करने वाली। वो देखना जरा, सातवीं का पहला वाला पार्ट। अगर कंपनी में प्रॉफिट है तो, अगर कंपनी में प्रॉफिट है तो क्या होगा, कंपनी में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हम लोग रिकॉर्ड क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में। तो उसको खत्म करना है और पार्टनर्स को देना है, खत्म करना है, पार्टनर्स को देना है। प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में, तो खत्म करने के लिए कहां डालेंगे, डेबिट साइड में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पीएनएल एप्रो का ही तो प्रॉफिट खत्म कर रहे हैं हम। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट टू बीस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। और इसको हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे हम लोग, जो हमारे पास पीएसआर दे रखा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा होगा, उसमें बांट देंगे। ये पहली वाली एंट्री है, ये प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री है, ये प्रॉफिट की एंट्री है, जब प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। और बी वाले केस में जब हम लोग लॉस को ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, तो क्या होगा, इस एंट्री की रिवर्स एंट्री हो जाती है, इस एंट्री की रिवर्स एंट्री हो जाती है। मैं वैसे ही बता देता हूँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये प्रॉफिट की एंट्री है। इसकी उल्टी करेंगे तो क्या होगा, एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन शॉर्ट, जो डेबिट में है वो क्रेडिट में आ जाएगा, जो क्रेडिट में है वो डेबिट में आ जाएगा। ये एंट्रीज खत्म हो गई। होपफुली इतना समझ में आया होगा आपको। इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इतना समझ लेते हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।